Hello everyone. So today we are going to start with the first means answer writing question and it deals with CPC. So मैंने बहुत ही easy question pick किया है just to understand and get used to the way we are going to deal with the questions further. So ये basically हमारा जो question है ये mean profit से deal करता है. So let us just read the question. So it says that what do you understand by the expression mean profits? So ये पहला पार्ट हो गया. पहला पार्ट हमें ये आंसर करना है कि mean profits क्या है. Then what are the principles to guide a court in determining the amount of mean profits? So जो भी principles court is guided with कि वो जब डिटर्मिन करता है कि अमाउंट कितना देगी पार्टी को मीन प्रॉफिट्स का, तो कोर्ट किस प्रिंसिपल से बाइंड है वो हम डील करेंगे. एंड देन डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजंस एंड द जुडिशियल डिसीजंस. सो रेलेवेंट प्रोविजन वुड बी टू क्लॉज 12 बिकॉज मीन प्रॉफिट्स का हमारा एक ही प्रोविजन है जो डील करता है द डेफिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट्स. एंड ऑल्सो फर्दर हमें इसके कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया है इन ऑर्डर टू रूल 4. और ये हमारा थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि वेदर द राइट ऑफ मीन प्रॉफिट्स कैन बी अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. सो हमें बताना है कि जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर बन जाते हैं तो हमारा जो अटैचमेंट का राइट होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो कि हम ऑर्डर 21 में डील करते हैं उसमें क्या मीन प्रॉफिट्स अटैच किए जा सकते हैं. अटैचमेंट हमारा डील किया गया है सेक्शन 60 ऑफ द सीपीसी में. उसी के बारे में बात हो रही है कि उस दौरान क्या हम हमारा जो राइट टू ऑफ मीन प्रॉफिट्स है इसको हम उसमें डिक्री के एग्जीक्यूशन में अटैच कर सकते हैं. ठीक है. और देन ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा पंजाब जुडिशरी में आया हुआ है और उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो कि आई थिंक अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स अराउंड 5 मार्क्स और 3 मार्क्स और सो ये हमारा आया हुआ है JJS 2019. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर आंसर. So guys, this is just a sample to give you a layout of a answer. You need to answer it in a better manner just by making paragraphs or bullet points. And I would suggest कि आप एक bullet points में ही आंसर करो बट उसमें complete sentence दो. ये तो मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं जिससे मैंने खुद अपने आंसर्स की पढ़ाई की है. तो these are just a sample. बट जब आप मीन्स में आंसर लिख रहे हैं तो आपको कंप्लीटली पूरा लाइन लिखना है. ठीक है. सो हम अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो डील करता है कि मीन प्रॉफिट्स क्या है. सो इसके लिए गाइस आपको पता होना चाहिए कि मीन प्रॉफिट्स क्या है. तो जो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में डेफिनेशन दिया हुआ है ना मीन प्रॉफिट का उसको आप रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है. एंड ये क्वेश्चन ऐसा है कि शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है. अगर तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में आता है तो आपको जो ये मीन प्रॉफिट्स है इसके इंग्रेडिएंट्स को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा. अगर ये 10 मार्कर में आ रहा है और इसके साथ और भी पार्ट्स अटैच्ड हैं तो आप रिस्क ले सकते हो कि आप इसका जस्ट मीनिंग बता दें. ठीक है. और एक दो लाइन में उसको एक्सपैंड कर दें. बट ये क्वेश्चन जैसे कि 3 पार्ट्स का था इसीलिए मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया है. मैंने जस्ट इसको प्रोविजन लिख दिया है कि उसका मतलब क्या है. जब जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट्स का मतलब क्या है. सो मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन पहले मैंने बताया है जिसमें मैंने पूरी डेफिनेशंस के इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं. सो आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए. और गाइज ये क्वेश्चन प्री में भी आता है कि मीन प्रॉफिट्स कहाँ पे डिफाइंड है. तो ये प्री का भी एक क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन ये है प्री का कि क्या मतलब मीन प्रॉफिट्स कहाँ पे डिफाइंड है. और एक क्वेश्चन गाइज ये भी आता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना मीन प्रॉफिट्स की ये कौन सी प्रॉपर्टी है.
ये मूवेबल है, इमूवेबल है, या फिर सिर्फ ऐसे मूवेबल और इमूवेबल दोनों है, ऐसे करके ऑप्शंस में उनको वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो गाइस इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी हमेशा इमूवेबल होती है, ये कभी भी मूवेबल नहीं होती है। ठीक है, ये जो मीन प्रॉफिट्स है, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन लिया जाता है, रॉन्गफुल पोजेशन लिया जाता है, तो ये रॉन्गफुल पोजेशन हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही होता है। सो हमेशा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ओके, सो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहले तो हमें बताना है कि ये प्रॉफिट्स है प्रॉपर्टी के, कौन सी प्रॉपर्टी के, जो कि रॉन्गफुली ऑब्टेन की गई थी। रॉन्गफुली ऑब्टेन की गई थी एज इन वो लॉफुली ऑब्टेन नहीं की गई थी। जैसे कि कब्जा होता है वैसे किया गया था, और उसमें जो उसमें से प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, जो उसमें से प्रॉफिट्स आएंगे वो वो प्रॉफिट्स सो एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड। जो मतलब कोई इंसान, जैसे ऑर्डिनरी डिलीजेंस का आदमी वो होता है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी वो माना जाता है जिसकी इंटेलेक्ट, जैसे इंटेलेक्ट से हमें पता चल जाए कि ये आदमी मतलब अपने सेंसेस में आके बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो आदमी, कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी भी ऐसे बोलता है कि हाँ ये इतना प्रॉफिट ही कमाता, तो उसके उसका ये यार्ड स्टिक है। तो हमें यार्ड स्टिक ये रखना है कि मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस इंसान क्या बोलेगा वही यार्ड स्टिक रहेगा हमारा। ठीक है, और इसमें अगर वो प्रॉफिट्स ले रहा है तो हम कोर्ट से इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स के साथ साथ, बट हम इम्प्रूवमेंट्स नहीं मांग सकते हैं। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब ये है कि अगर उसने खुद का कोई स्ट्रक्चर बना लिया और उससे वो पैसे कमा रहा है, उससे वो प्रॉफिट्स कमा रहा है, तो वो हमारे मेन प्रॉफिट्स नहीं होंगे। हमारे मेन प्रॉफिट्स सिर्फ ये होंगे जो उसने एक्चुअली रिसीव किए हैं या फिर माइट विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस रिसीव किए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने हमारी एक जजमेंट दी है। सो ये जजमेंट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट। इसमें जैसे बताया गया है कि मार्शल सन्स वर्सेस शाही ऑपरेटर्स में ऐसे बताया गया था कि ये जो मीन प्रॉफिट्स है ना, दीज आर लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजरीज। ठीक है, बेसिकली ये मतलब है कि पहले तुमने पोजेशन लिया और उसके बाद तुम उस पे प्रॉफिट्स भी कमा रहे हो। ठीक है, एक तो मतलब तुमने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली और उसके बाद तुम उस पे प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो बेसिकली इट इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी ओनली, राइट। सो ये है, ये जजमेंट तुम कोट कर सकते हो, क्योंकि ये जजमेंट इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुडिशियल डिसीजन रेफर करो, तो यू नीड टू मेंशन द आंसर्स, मेंशन द जजमेंट इन योर आंसर्स। ओके, सो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप बताओगे कि मतलब ये जजमेंट में ऐसे बोला गया था। ओके, एंड देन कमिंग टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो सेकंड पार्ट में ऐसे पूछा गया है कि कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगा अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट्स। ठीक है, आप कोर्ट के पास गए, अब कोर्ट देखेगा, कुछ तो देखेगा ना कि आपको मीन प्रॉफिट्स देने हैं तो क्यों देने हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या फॉर्मूला लगाएगा कोर्ट। तो कोर्ट का फॉर्मूला क्या है, कोर्ट सबसे पहले तो देखेगा कि वो रॉन्गफुल पोजेशन में है या नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी थी। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी थी तो वो रॉन्गफुल पोजेशन में नहीं है, तो उसने पैसे दिए हैं, कंसिडरेशन दी है, 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन दी है, तो वो रॉन्गफुल पोजेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो लॉफुल पोजेशन में नहीं होना चाहिए, वो रॉन्गफुल पोजेशन में होना चाहिए, और उसने प्रॉफिट्स कमाए हों। ऐसा नहीं है कि उसने पोजेशन तो ले ली बट उसके बाद उसने कोई प्रॉफिट्स कमाए ही नहीं है। अगर उसने प्रॉफिट्स ही नहीं कमाए हैं तो कोर्ट आपको कैसे दे देगा प्रॉफिट्स। सो बेसिकली कोर्ट हैज़ टू सी कि उसने प्रॉफिट्स कमाए हैं या नहीं कमाए हैं। तो जो पर्सन क्लेम कर रहा है पोजेशन मस्ट बी लीगली इंटाइटल टू पोजेशन एंड मस्ट हैव बिन केप्ट आउट ऑफ इट। और जो बंदा बोल रहा है कि इसने मुझे मेरी पोजेशन से बाहर कर दिया और फिर प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो वो उसका लीगली इंटाइटल्ड हो। ऐसा नहीं है कि वो इंसान खुद ही इंटाइटल नहीं है। ठीक है, अगर वो इंसान खुद ही इंटाइटल नहीं है तो वो पोजेशन मांगकर और मीन प्रॉफिट्स कैसे मांग सकता है। ठीक है, तो ये कोर्ट को देखना पड़ेगा। एंड देन कोर्ट हैज टू डिटरमिन whether the defendant's possession was rightful or wrongful, as he will be liable only for that period he is in possession.
ठीक है। तो मतलब उसको देखना पड़ेगा, वही ये सेक्शन 27 ऑफ एस उसका लिमिटेशन का आ गया कि मतलब उसको देखना पड़ेगा कि वो एडवर्स पोजेशन थी या नहीं थी और कब से थी, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब वो मीन प्रॉफिट डिटर्मिन करेगा। ये हमारा सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ SRA आप रेफर कर सकते हो इसमें, क्योंकि अगर वो आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। लिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज क्वेश्चंस, सो यू नीड टू मेंशन अबाउट द प्रोविजंस गिवन इन SRA। ओके, सो सेक्शन 5 ऑफ द SRA, सेक्शन 6 ऑफ द SRA। सो सेक्शन 5 में आप क्या बोलते हैं, टाइटल क्लेम करते हो। यहाँ पे क्या है, आप पोजेसरी टाइटल क्लेम करते हो सेक्शन 6 में। इसका मतलब है कि आप सेक्शन 6 में आप रॉन्गफुली उसमें डिस्पोजेस कर दिए गए थे और आपको पोजेशन चाहिए, तो आप विद रेड विद आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पोजेशन या फिर अपना टाइटल क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया हमारा, तो इसको हम लिंक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, सो इसलिए मैंने ये साइड में लिखा हुआ है, अगर मतलब मुझे लॉन्ग आंसर लिखना रहा और फिर मेरे को और प्रोविजन और एक्ट्स के प्रोविजन साथ में लिंक करने हैं तो आई वुड राइट दिस कि ये यहाँ पे प्रूव हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एक्चुअली आर प्रॉफिट मेड बाय द डिफेंडेंट एंड नॉट लॉस टू द प्रॉफिट। इसका ये मतलब है कि उसको उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये हमारा एंगल इससे देखा जाएगा कि मतलब जो डिफेंडेंट है उसने कितना प्रॉफिट कमाया, ये नहीं कि प्लेंटिफ को कितना नुकसान हो गया, ये हम नहीं देखेंगे। जो कोर्ट है वो ये नहीं देखेगा कि अरे भाई इसको तो इतना नुकसान हो गया, प्लेंटिफ को ये नहीं देखेगा। वो देखेगा कि डिफेंडेंट को कितना प्रॉफिट हुआ है, वही हमारा मेन प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। और उसके बाद हमारा ये है कि दोज प्रॉफिट्स विच ही अर्न बिकॉज ऑफ हिज ओन इम्प्रूवमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये तो हमारा डेफिनेशन में ही था। ठीक है। तो उसके बाद ये है कि हमारा पहले मीन प्रॉफिट्स है, फिर उस पर इंटरेस्ट है, ये कोर्ट देखेगा। ठीक है। और उस पर ये जो है ये टाइप्स भी होती हैं मीन प्रॉफिट्स की। ये मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे पास्ट हो गया कि मतलब जब प्लेंटिफ ने ये प्लेन डाली अपनी, ठीक है, उससे पहले जो मीन प्रॉफिट से वो, ठीक है, और प्रेजेंटली जो हुए हैं वो देखेगा। और जब जब वो चल रही है तब भी तो वो रहेगा ना, अपनी उसकी पोजेशन उसके पास है, तो तब भी वो मीन प्रॉफिट्स कमा रहा है। ठीक है। तो वो देखेगा कोर्ट कि कितने उसको दिए जाए प्रॉफिट्स। तो ये सारे प्रोविजंस उस कोर्ट पे लागू होंगे कि कोर्ट विल लुक इनटू दीज थिंग्स टू डिटर्मिन द damages, to determine the mean profits that have to be given to the plaintiff. Okay, तो इसमें जैसे ये एक जजमेंट है, इसमें ये बताया गया था कि मेजर वही जो हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट जो होगा ना, प्रॉफिट, ये हमारा मेजर ऑफ मीन प्रॉफिट क्या रहेगा, जो प्रॉफिट उसने कमाया है, ना कि जो उसको लॉस हुआ है। ठीक है। तो ये एक जजमेंट है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो क्लेम होगा ना मीन प्रॉफिट का, ये स्पेसिफिकली प्लीड प्लीड करना रहेगा। मोहम्मद आमीन में ये कहा गया था कि जो मीन प्रॉफिट का क्लेम है ये आप स्पेसिफिकली प्लीड करोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्ट खुद ही देख ले, ऐसा नहीं। अगर आपने मीन प्रॉफिट क्लेम नहीं किया तो आपको नहीं दिया जाएगा। और ये है हमारा ऑर्डर 2 रूल 4 में ये भी बताता है। अगर आप ऑर्डर 2 रूल 4 देखोगे उसमें बताया है कि आप मतलब कोई भी सेपरेट क्लेम नहीं क्लेम कर सकते हो मीन प्रॉफिट के लिए। जब आप पोजेशन मांग रहे हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसी के साथ साथ आप मीन प्रॉफिट का क्लेम भी डालोगे। अगर आपने नहीं डाला तो आप एक सेपरेट प्लेन नहीं डाल सकते हो, नया सूट नहीं डलेगा, आप उसी में मांगोगे। ठीक है। तो ये है, कोर्ट को क्वांटम के लिए ये देखना पड़ेगा कि नेचर एंड कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। मतलब जो प्रॉपर्टी का कंडीशन है उसमें क्या है, मतलब उसको मतलब कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, कितना हुआ, लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है। तो मतलब ये सब सब देखेगा, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देखेगा और कितना मतलब उसने प्रॉफिट गेन किया है और रीजनेबली
मतलब रीजनेबली माइट वो क्लेम कर सकता था। वो सब जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है वहीं से ये सारे हमारे जो है क्राइटेरिया निकल के आता है, उसी का शॉर्ट पॉइंट है। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में खुद से भी अपना पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, अगर आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो। ठीक है। और ये हमारा एक मैंने छोटा सा पॉइंट बनाया है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो 101 आप इंडियन एविडेंस एक्ट में आप देख सकते हो, हमारा ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे रहेगा जो असर्ट करेगा। ठीक है। तो प्रूव वही करेगा जिसने क्लेम डाला है। ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब अगर प्लेंटिफ ने क्लेम डाला है कि वो अडवर्स पोजीशन में है, या फिर वो उसने रॉन्गफुल पोजीशन ली हुई है और उस पर उसने मीन प्रॉफिट कमाए हैं, तो इट इज़ प्लेंटिफ हु हैज़ टू प्रूव कि मतलब उसने कमाए हैं, उसको ही सारा एविडेंस सारा सब कुछ देना पड़ेगा। तो यू कैन रिलेट इट विद द 101 इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑल राइट। सो ये हमारा पार्ट 3 है। सो पार्ट 3 का बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, सरल सा आंसर है, जिस क्योंकि उन्होंने पूछा है कि राइट टू जो राइट है मीन प्रॉफिट का, ये अटैच हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारा जो 60 सीपीसी बोलता है कि ये अटैच नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये आप जब आप सेक्शन 60 पढ़ोगे तो उसके साथ में पढ़ सकते हो कि जो मीन प्रॉफिट्स हैं वो अटैच नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये है। और ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है कि मतलब ये हमारा हम जब टीपीए में पढ़ते हैं या फिर मतलब किसी और ट्रांसफ़र में पढ़ते हैं, तो क्या ये मीन प्रॉफिट्स ट्रांसफरेबल हैं या नहीं, क्या ये एक्शनेबल है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस वो प्री में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं।